हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडीबल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं विलेयता के बारे में, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आप लोगों को पता है दोस्तों कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इस समय पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यार देखो ध्यान से, आज हम लोग देखने वाले हैं विलेयता किसे कहते हैं, सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं। तो देखो यार, इसको पढ़ने के बाद ना हम लोग जानते हो क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है हेनरी का नियम। इसको पढ़ने के बाद आप लोग हेनरी का नियम को पढ़ोगे बच्चों, तो आप लोगों को बहुत ही बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से यार समझ में आने वाली है वीडियो ना। तो देखो यार, अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो हमारी वीडियोस हैं वो प्रॉपर मिलती रहे। ठीक है, तो चलो यार देखो, हम लोग जानते हैं आज के दोस्तों विलेयता किसे कहते हैं, सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखो यार, सॉल्युबिलिटी हम लोग किसे बोलते हैं। देखो, निश्चित ताप पर, ठीक है, एकदम सरल परिभाषा, एकदम सरल अंदाज में हम पढ़ाने वाले हैं। केवल आप लोग कॉपी और पेन हमारे साथ लेकर बैठिएगा, जो जो मैं आप लोगों को हाईलाइट करते चलूंगा वो आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, तभी आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से चीजें समझ में आने वाली हैं दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से सुनो यार। देखो, निश्चित ताप पर, ठीक है, निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की द्रव में घुल जाने की क्षमता को हम लोग विलेयता कहते हैं या घुलनशीलता कहते हैं भाइयों। क्या कहते हैं? अब देखो, मैं आप लोगों को एकदम एकदम यार बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूं। हम यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला गया है कि निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की द्रव में, किसी पदार्थ की दोस्तों किसमें, द्रव में, ठीक है, घुल जाने की क्षमता क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है, घुलनशीलता कहलाती है। अब ध्यान से देखो, हम आपको बताने वाले हैं एकदम एकदम बेसिक लेवल से। देखो, हमारे पास दोस्तों ये एक पात्र है, क्या है, ये एक पात्र है, इसमें सिंपली हम लोगों ने क्या ले लिया है, लिक्विड ले लिया है। ठीक है, हमारे पास है द्रव, ठीक है भाई, क्या द्रव है। तो यार यहाँ पर बोला गया है कि इसका, देखो अगर ये द्रव है हमारे पास तो इसका कुछ ना कुछ तापमान होगा, तो इसके तापमान को हम लोग क्या क्या रहने दें, इसके तापमान को हम लोग निश्चित रहने दें, यानी ना ही बढ़ाएं ना ही घटाएं। अगर ये 30 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, हीट, ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग जल को, ये हमारे पास क्या है, जल है, ठीक है, ये जल है, तो जल है हमारे पास, तो इसका अगर तापमान को हम लोग निश्चित रखने दें, अगर हमारे पास ये जल जो है 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट है दोस्तों, इतना गर्म है, तो इसको हम लोग उतना ही गर्म रहने दें, और फिर उसमें हम लोग क्या मिला है, कोई पदार्थ मिला है, तो वह जितनी मात्रा में घुलेगी, इस द्रव में घुलेगी। सपोज हम लोगों ने कोई पदार्थ मिला है, पदार्थ हमारे पास ए है, हमारे पास कोई पदार्थ है, तो ये पदार्थ को हम लोगों ने मिलाया। अब यह पदार्थ इस जल में इस निश्चित तापमान पर 30 डिग्री सेल्सियस पर जितनी भी मात्रा में इसमें घुलेगी, वही उसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, विलेयता हो जाएगी या घुलनशीलता हो जाएगी दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को विलेयता शब्द का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि यार देखो, ये हमारा क्या हो गया, ये जल है हमारा, ये पदार्थ है, कोई मिलाए हैं, तो दो लोगों से हमारा मिलकर क्या तैयार होता है, विलयन तैयार होता है। ये तो मैं शुरू के चैप्टर में, शुरू के ही लेक्चर में मैंने आपको बता दिया क्या हो रहा है, विलयन। क्योंकि तो हमारे पास जल है, ठीक है, और हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा पदार्थ मिला दिया, तो क्या हो गया, विलयन तैयार हो गया। अब यहाँ पर ये जो जल है दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, विलायक है, जल हमारे पास क्या है, विलायक है, और जो घुलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। ठीक है, तो इतना तो चीज आप लोगों को समझ में आ गई हो दोस्तों, उम्मीद करता हूं। तो यार अब अगर ये विलेयता आप लोगों को पसंद शब्द, ये जो विलेयता शब्द का मीनिंग है, ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, तो अभी हम लोग जो आगे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट होने वाला है, और वहां से आप लोगों को हेनरी के नियम में जब आप लोग पढ़ोगे आगे चल के इसके अगले वाले लेक्चर में, तो आप लोगों को ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस क्लास का जो कॉन्सेप्ट है अगले क्लास में यूज होगा। इसीलिए मैंने आपको ये वाला लेक्चर सोचा कि मैंने अपने बच्चों को ये वाला लेक्चर मैं लाके दूं, तभी आप लोगों को वो वाला लेक्चर यानी हेनरी के नियम आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं। तो चलो यार देखते हैं आगे। अब देखो यार, हमारे पास क्या है दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे पास गैसों की द्रव में विलेयता है, इसीलिए मैंने आपको पहले विलेयता शब्द का मीनिंग बताया है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि गैसों की द्रव में विलेयता, तो जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे उनको एकदम यार मक्खन लगने लगा होगा। कैसे मक्खन लगने लगा होगा मेरे भाई, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा इससे थोड़ा सा पहले विलेयता, ठीक है, विलेयता को हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गैसों की द्रव में विलेयता, यानी यार जो हमारा द्रव है उसमें अब हम लोग क्या घोलेंगे, गैस घोलेंगे, यानी गैसों की द्रव में विलेयता। यार विलेयता मतलब किसी निश्चित तापमान पर द्रव में जितनी भी मात्रा पदार्थ की घुलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलेयता बोलते हैं, घुलनशीलता बोलते हैं। तो यार यहाँ पर देखो, द्रव में कौन घुल रहे, गैस की द्रव में विलेयता मतलब सिंपल यार घुलना,
विलेयता मतलब घुलना, घुलना। ठीक है, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, घुलना। अब चलो देखो, हमारे पास है दोस्तों भिन्न भिन्न गैसें, ये देखो यहाँ पर एक और भिन्न, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक है आप लोग, भिन्न भिन्न गैसों की द्रव में भिन्न भिन्न होती है। दोस्तों देखो क्या बोला गया है, बोला गया है कि भिन्न भिन्न गैसों की द्रव में विलेयता भिन्न भिन्न होती है। आप लोगों को ये पता है। अभी देखो मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाने वाला हूं। एग्जांपल हमारे पास है दोस्तों, जैसा कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आप लोग जानते हो O2, ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है। ऑक्सीजन जो है वो किसमें बच्चों, जल में बहुत ही कम मात्रा में घुलती है। जबकि कुछ अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया आदि, ये जो है बच्चों, ये जो गैसें हमारी, ये जल में क्या होती हैं, घुलनशील होती हैं। ठीक है, तो ये मेरे कहने का मतलब है मेरे भाइयों, ये है कि विभिन्न गैसें मतलब बहुत सारी गैसें हैं हमारे प्रकृति में। तो क्या होता है कि सभी गैसें जल में घुलनशील नहीं होती हैं, कुछ होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, कुछ कम होती हैं, इस प्रकार से दोस्तों। तो आप लोग समझिए, ये ऑक्सीजन जैसे हमारे पास, तो ऑक्सीजन जैसे है O2, जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है। ठीक है, इसको हम लोग हाई प्रेशर पर, यही है रूल। अब ये आप लोगों को अगर समझ में आ जाएगा ना, तो हम लोग जब हिंदी का नियम पढ़ेंगे यार, तो उसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, एकदम आसान है, एकदम मक्खन, बस फॉर्मूला आप लोगों को वहां पे समझ जाना है कि जो घुलने की मात्रा है, ये सब है, मतलब थोड़ी छोटी छोटी चीजें रहेंगी उसमें। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट यहीं से आप लोगों को वहां पर ले जाएगा, समझाएगा चीजों को। देखो ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, आप लोगों को मैंने बता दिया। और जबकि कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, HCl आदि जल में क्या दोस्तों, घुलनशील होती हैं। ठीक है, इतनी चीज आप लोगों को अगर समझ में आ गई है, तो अब हम लोग एक टॉपिक, एक मतलब एक कॉन्सेप्ट और ऊपर चलेंगे। अब देखो गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता जो हमारी होती है, वो उसको हम लोग अवशोषण गुणांक के द्वारा समझ सकते हैं दोस्तों। किसके द्वारा, अवशोषण गुणांक। अब मेरे भाई यहाँ पर अवशोषण गुणांक क्या है, ये अब एक और टॉपिक आ गया हमारे पास कि अवशोषण गुणांक क्या है। ठीक है, तो आओ अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि गैसों की जो हमारी बच्चों विभिन्न गैसें हैं, उनकी द्रव में विलेयता भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हमारे जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, ये हमारी गैस, ये जो हमारी गैसें हैं वो जल में क्या होती हैं, अधिक घुलनशील होती हैं। ठीक है मेरे भाई, ये समझ में आ गई अगर आप लोगों को बातें। तो अब देखो गैसों की द्रव में विलेयता जो है, यानी कि गैस कितनी द्रव में घुली हुई है, उसको हम लोग कैसे पता चेक करेंगे, अवशोषण गुणांक के द्वारा। अवशोषण गुणांक क्या होता है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। आओ स्टार्ट करते हैं अवशोषण गुणांक को भी दोस्तों। चलो देखो अवशोषण गुणांक ये हमारे पास है दोस्तों। अवशोषण गुणांक यानी निश्चित ताप तथा निश्चित दाब। हमारे पास जो टेम्परेचर है वो निश्चित होना चाहिए, और जो प्रेशर है वो भी क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। निश्चित का मतलब अगर हमारे पास देखो निश्चित ताप तथा निश्चित दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस के मानक ताप एवं दाब यानी STP पे, STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड STP का मतलब दोस्तों स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो। STP का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यानी दोस्तों देखो यहां पर क्या होगा कि अवशोषण गुणांक का मतलब क्या है कि निश्चित ताप और निश्चित दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में, हमारे पास दोस्तों यहां पर विलायक कौन था, देखो मैंने आपको बताया था विलायक हमारा है जल। जल में तो हमारा पदार्थ घुल रहा था, तो जल हमारा हो गया विलायक, इसीलिए मैंने आपको बताया विलायक हो गया और पदार्थ हमारा विलय हो गया। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई है। तो वही बात यहाँ पर बोला गया है कि किसी विलायक के निश्चित आयतन में उसका आयतन भी हमारे पास दोस्तों निश्चित होना चाहिए। यानी अगर हम लोग सिंपली यार जल को लिए हैं, ठीक है मेरे भाई, हम लोग क्या लिए हैं, जल को। यहां से देखो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पर जल को लिए हैं, किसको, जल को लिए हैं, तो हमारे पास इसकी जो मात्रा है, इसकी जो आयतन है, ठीक है, ये आयतन में होगा। जब हमारा लिक्विड है, लिक्विड को हम लोग आयतन में लिखते हैं यानी ml लीटर, इस प्रकार से। ठीक है तो आयतन इसका कितना होगा, मान लीजिए हमारे पास 100 ml है, 100 ml हमारे पास जल है, तो उसमें निश्चित, इसमें जो होता है, इसमें इस जल में निश्चित ताप होना चाहिए और निश्चित दाब भी होना चाहिए, तभी किसी विलायक के निश्चित आयतन में हमारा क्या होगा, जो घुली हुई गैस की मानक ताप एवं दाब, मानक ताप यानी STP पर जो आयतन होगा, STP पर आयतन
को उस तो मेरे भाई मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि सिंपली यार किसी विलायक के निश्चित आयतन में, हमारा आयतन क्या है, हमारा विलायक, सॉरी हमारा विलायक क्या है, हमारे यहाँ पे विलायक हमारा जल, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताया है हमारा विलायक कौन है, जल है, देखो ठीक है। तो यार क्या है मेरे भाई कि विलायक के निश्चित आयतन में, यानी हमारे पास इसका निश्चित आयतन, यानी जो इसका आयतन है वो कितना है, 100 ml है। 100 ml हम लोगों ने जल को ले लिया, किसको, जल को हम लोगों ने 100 ml में ले लिया है मेरे भाई। अब यार देखो जब हमारे पास 100 ml, थोड़ा सा मैं स्टैंड को भाई इस प्रकार से कर दूं यार, ठीक है, चलो हमारे पास है 100 ml जल, क्या है 100 ml हमारे पास दोस्तों जल है। अब यार 100 ml जल में हम लोग बोले गए हैं यहाँ पे कि निश्चित ताप तथा निश्चित दाब, यानी दोस्तों हमारा जो टेम्परेचर है वो भी निश्चित होना चाहिए और दाब भी निश्चित होना चाहिए। तब किसी विलायक के निश्चित आयतन में जो घुली हुई गैस के मानक ताप, अब ये देखो मानक ताप यहाँ पे बोला गया है, और मानक दाब, मानक ताप एवं दाब, यानी दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं एसटीपी, मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, ठीक है भाई। तो ये जो होता है इस पर जो इसका मान होता है मानक ताप, मानक ताप को हम लोग एसटीपी पर जो हमारा टेम्परेचर होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एसटीपी, एसटीपी पे में हमारा जो टेम्परेचर होगा टी, इसको हम लोग टी से, और प्रेशर को हम लोग पी से, तो टी और पी जो हमारा होगा ये होगा दोस्तों 273 केल्विन, 273 केल्विन, जिसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और प्रेशर जो हमारा होगा वो होगा 1 एटमॉस्फेयर, यानी 1 वायुमंडलीय दाब, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 बार बोल देते हैं, बार इस प्रकार से बोल देते हैं। तो यानी यही हमारा है दोस्तों, क्या यही हमारा है मानक ताप और मानक दाब, यही हमारा है मानक ताप और मानक दाब मेरे भाई, ठीक है ना। तो वही बोला गया है यहाँ पे कि निश्चित ताप तथा दाब पर, निश्चित ताप रहेगा और दाब रहेगा, तब किसी विलायक के निश्चित आयतन में जो घुली हुई गैस के मानक ताप एवं दाब पर, जो हमारा गैस रहेगा उसका मानक ताप, उसका टेम्परेचर ना ही हम लोग कम करेंगे ना ही, मतलब उसका मानक ताप सिंपली आप लोगों को मैंने बता दिया है कि 273 केल्विन, 273 केल्विन होगा। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटीएम या 1 बार हम लोग बोलेंगे, ठीक है भाई। तो ये हो गई। एवं दाब पर आयतन को उस गैस का अवशोषण गुणांक कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गई ना इतनी बात, अगर ये आप लोगों को बातें समझ में आ गई है तो देखो अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर, अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। यानी दोस्तों अगर अवशोषण के मान को, अवशोषण गुणांक के मान को अगर हम लोग बढ़ा दें तो हमारी विलेयता भी दूसरी तरफ से बढ़ने लगती है मेरे भाई, ठीक है, बढ़ने लगती है। तो यार वही यहाँ पर बोला गया है कि देखो यहाँ पर लिखा भी गया अच्छे तरीके से आप लोगों कि अवशोषण गुणांक का मान यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है विलेयता के, यानी अगर अवशोषण गुणांक के मान को हम लोग दोस्तों बढ़ा दें, इसके मान को अगर हम लोग बढ़ा दें इसके मान को, तो क्या हो जाएगा, इसका मान भी बढ़ने लगेगा। अगर अवशोषण गुणांक का मान घट जाए तो विलेयता भी हमारी घटने लगेगी, ठीक है। तो यही हमारा था आज का लेक्चर, और ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जितनी भी चीजें हमने आपको पढ़ाई है, बताई है, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये चीजें आप लोगों को समझ में आई है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।